नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो में और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं उन सब में हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस जो है रखे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में ज़रा इसको शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, आपके जो चंबा सुरंग बनी है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है WHO के द्वारा भारत की जो दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसके जो है क्लिनिकल ट्रायल पर जो रोक लगाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है साइबर इंक का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। इस सुरंग का नाम क्या है? तो राइट आंसर है चंबा सुरंग। विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं इसके बारे में कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर ऋषिकेश धारसू मार्ग पर स्थित चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। और इस सुरंग के बन जाने पर यात्री सभी मौसम में चारधाम, जिनके नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जो है वो पहुंच सकेंगे सभी मौसम में। और चारधाम परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपया है। और ये सुरंग आस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी से बनाई गई है। इस सुरंग से होकर यातायात अक्टूबर 2020 में शुरू हो जाएगा। इस सुरंग का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। एक और बात आपको मैं बताऊं इसमें कि सड़क परियोजना की तर्ज पर उत्तराखंड में रेलवे के चारधाम प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें एक्स्ट्रा जो है जानकारी याद रखनी है कि ये सुरंग कौन से राज्य में बनी है, तो उत्तराखंड। और इसको नाम क्या दिया परियोजना को, तो चारधाम परियोजना। और कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो 94। और कितनी लंबी है ये सुरंग, 440 मीटर। और दूसरा, ये चारधाम के नाम भी आपको याद रखने हैं। इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आई है, तो वो भी आपको याद रखनी है। आस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी से बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें यातायात कब शुरू होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइबर इंक किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, अमेरिका की ये साइबर इंटेलिजेंस फर्म जिसका नाम है साइबर इंक, इस साइबर इंक ने 2000 आधार कार्ड और 18 लाख भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने का खुलासा किया है। ये एजेंसी नौकरी की तलाश करने वाले 2,90,00,000 भारतीयों की डेटा लीक करने वाले साइबर चोरों को पकड़ने में भी जुटी हुई है। साइबर इंक के अनुसार डार्क वेब पर आधार कार्ड से जुड़ी 2000 फाइलें डाली गई और यहीं से ये डाटा लीक हुए हैं। डार्क वेब इंटरनेट का ही एक भाग है, लेकिन इसे सर्च इंजन की मदद से नहीं खोजा जा सकता। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बताऊं कि इस जो साइबर इंटेलिजेंस फर्म है, इसकी जिसका नाम अभी मैंने बताया आपको साइबर इंक, साइबर इंटेलिजेंस फर्म जिसका नाम है साइबर इंक, तो इस साइबर इंक के जो संस्थापक हैं उनका नाम है बीनू अरोड़ा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। इसमें प्रसिद्ध संत प्रहलाद जानी, जिनका 26 मई को निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित रहे हैं? तो राइट आंसर है गुजरात। विद्यार्थियों, इनका क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो संत प्रहलाद जानी, ये 76 साल से बिना अन्न जल ग्रहण किए जीवन जीते रहे हैं। और इनके बारे में आपको बताऊं कि इनका जो निधन है वो जो अभी हुआ है, तो गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी, तो गांधीनगर जिले के चरड़ा गांव में इनका निधन हुआ है। और ये 95 वर्ष के थे। और
ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 76 वर्ष से अंजल के बिना जीवन जी रहे थे। और इन संत को यानी कि प्रहलाद जानी, इनको जो चुंदरी वाले माता जी के नाम से जो है पुकारा जाता था। इनका आश्रम जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गुजरात का अंबाजी, तो अंबाजी जो तीर्थ स्थल है उसी के पास इनका आश्रम है। और एक खास बात और मैं आपको बताऊं इनके बारे में कि 2010 में इन पर अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल के तत्कालीन प्रख्यात न्यूरोसर्जन पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुधीर शाह के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के संस्थान, जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज, इसके साथ मिलकर प्रहलाद जानी पर शोध किया था। और उन्हें 22 अप्रैल 2010 से 6 मई 2010 तक निरीक्षण में रखा गया था। और इस शोध में निष्कर्ष निकाला गया कि वे बिना अंजल के रहे थे। तो ये विशेष जो है इनके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया, एक जो मैंने जानकारी बताई इसमें कि 76 साल से ये अंजल के बिना जीवन जी रहे थे। और इनको जिस नाम से जानते थे या जिस नाम जानते हैं तो चुंदरी वाले माता जी के नाम से। और डॉक्टर सुधीर शाह के बारे में आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने इनके बारे में निरीक्षण किया था, शोध किया था, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है दिल्ली। विद्यार्थियों, इस सम्मेलन का चीन के साथ जो वर्तमान में जो तनाव चल रहा है उससे कोई संबंध नहीं है। ये नियमित रूप से होने वाला सम्मेलन है सैन्य कमांडरों का, जो दिल्ली में हुआ है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत किस देश से सस्ता तेल खरीदकर उसी देश में स्टोर करेगा? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि वर्तमान में तेल की मांग में भारी गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतें पिछले 20 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बात इसकी है कीमतें नीचे आने के पीछे, वो ये कि सऊदी अरब और रूस के बीच प्राइस वार्स चल रहा है और कीमतों पर इसी वजह से दबाव जो है और ज्यादा पड़ रहा है। और इसीलिए भारत अमेरिका से सस्ता तेल खरीदकर वहीं इसका स्टोर करेगा, क्योंकि भारत के जो भंडार हैं यानी कि जो स्टोर हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो इसीलिए भारत वहीं पर तेल खरीदकर स्टोर करेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और अमेरिका के बाद नंबर 2 पर आता है सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखना है कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो यूएसए है और उसके बाद सऊदी अरब। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम ने संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च की है। ये योजना कब तक के लिए है? तो राइट आंसर है 31 मार्च 2023 तक के लिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए ये योजना वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और इस योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान देती है। केंद्र सरकार ने इस योजना में संशोधन कर वित्त वर्ष 2021 के लिए ब्याज दर को 7.40% सालाना कर दिया है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन के तौर पर ध्यान रखना है वो ये कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान देती है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है इसको कि ये विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, यानी उनके लिए है विशेष रूप से। और इसकी ब्याज दर भी आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय टेलीकॉम ने अपनी 2.75% की हिस्सेदारी बेचकर कितनी पूंजी जुटाने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर है 7,600 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए
भारती एयरटेल में भारती टेलीकॉम की 41% की हिस्सेदारी है और ये भारती टेलीकॉम जियो प्लेटफॉर्म की तरह ही अब कर्ज से मुक्त होने के लिए ये योजना बनाई है। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जियो प्लेटफॉर्म में जो है 5 विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है, जिसकी वजह से अब जियो प्लेटफॉर्म जिसने जो कर्ज ले रखे थे तो मुझे चुकता हो जाएंगे, तो कर्ज से मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह से भारतीय टेलीकॉम ने भी अपने आप को कर्ज से मुक्त करने के लिए ये योजना बनाई है और इस योजना के तहत ये अपनी 2.75% की हिस्सेदारी बेचकर ये धन जुटाएगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे कम मृत्यु प्रति लाख जनसंख्या पर किस देश में हुई है? तो राइट आंसर है भारत। और विद्यार्थियों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.3 मौतें हुई है, जो दुनिया में सबसे कम है। तो आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें वो है आपके गालवन घाटी में भारत व चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया है। ये गालवन घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर है लद्दाख। विद्यार्थियों, आपको मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था, लद्दाख की जो झील है पेंगोंग झील, वहां पर जो है चीन ने अपनी उस झील में सैन्य नावें उतारी थी और इसी वजह से वहां पर तनाव बढ़ा था। और अब यहाँ गालवन घाटी में चीन ने अपना सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है और इसीलिए भारत ने भी यहाँ पर अपनी सैनिक संख्या को बढ़ा दिया है और दोनों देशों के बीच ये यहाँ पर गालवन घाटी में तनाव बढ़ गया है। और क्योंकि चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है, जैसा आपने पहले पढ़ा था कि उसने सिक्किम में भी इस तरह का करने का प्रयास किया था, ऐसे ही आपने पढ़ा उत्तराखंड में उसने जो है नेपाल को उकसाकर वहां पर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। और अब यहाँ पर पेंगोंग का मैंने बताया, वहां पर भी उसने इस तरह का विवाद किया। और पेंगोंग जो झील है उससे कुछ दूरी पर ही है ये गालवन घाटी, जहां पर ये सैन्य तनाव बढ़ा है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि पेंगोंग झील ये लद्दाख में है और गालवन घाटी ये भी लद्दाख में है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि चीन के साथ भारत की जो राज्य लगते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, ये चीन की सीमा पर आते हैं। तो यहाँ आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर बलराम भार्गव। विद्यार्थियों, इनका क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है यहाँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए WHO ने जो है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत में बनने वाली मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है। और जबकि यहाँ मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो बलराम भार्गव इन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 6 सप्ताह में एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने जानकारी दी है कि 6 सप्ताह में एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान सहित दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में की गई ऑब्जर्वेशन स्टडी के अनुसार कोरोना वायरस के इलाज में काम में ली जा रही मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। जबकि WHO कह रहा है कि इस जो है दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि चीन सहित कुछ देशों ने भी ये बात कही थी कि जो है इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और WHO ने भी इसीलिए अब इसके क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है। परंतु यहाँ जैसा मैंने बताया, डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये यहाँ स्टडी में ये बात सामने भी आई है। तो इसीलिए कुछ जो है मान रहे हैं भारतीय इस बात को कि ये शायद भारत के खिलाफ एक तरह का कोई षड्यंत्र है, क्योंकि जब यहाँ
ऑब्जर्वेशन जो है स्टडी में कोई जो है साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, तो WHO इस तरह की बात क्यों कर रहा है और कुछ देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब WHO ने इसकी जो है साइड इफेक्ट्स की बात को लेकर रोक लगाई, क्लिनिकल ट्रायल पे जो है रोक लगा दी, तो अब WHO ने अमेरिका की गिलियड कंपनी द्वारा निर्मित दवा रेमडेसिविर के उपयोग के लिए अनुमति दी है। और उस जो है कंपनी के द्वारा, यानी गिलियड कंपनी के द्वारा भारत की 4 जो है जेनेरिक दवा कंपनियों को भी जो है वो दवा बनाने के लिए अनुमति दी है। तो ये शायद कोई षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाली बात सामने आई है, परंतु WHO कह रहा है कि साइड इफेक्ट हैं इसके। तो आपको अगला क्वेश्चन देखिए, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कुश्ती। और विद्यार्थियों, इन्होंने कुश्ती में बहुत नाम कमाया है। आपको मालूम होना चाहिए सुशील कुमार लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2012 के ओलंपिक, लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था इन्होंने। तो वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 जो ओलंपिक में पदक जीते हों। और ये जो है 26 मई को सुशील कुमार 37 वर्ष के हो गए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इनका इसीलिए लिया है, तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी। आप अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? तो राइट आंसर है शमशाबाद। और विद्यार्थियों, ये शमशाबाद ये हैदराबाद से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो ये राजीव गांधी एयरपोर्ट यहाँ पर है। और हैदराबाद जानते हो आप, तेलंगाना की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रसिद्ध फुटबॉलर डगलस कोस्टा किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है ब्राजील। और ये विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं डगलस कोस्टा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, 27 मई को भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। विद्यार्थियों, आपको मैं जानकारी दूं इनके बारे में कि इन्हें शांति दूत कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को शांति दूत और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। तो दोनों का आप अंतर ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू शांति दूत, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष। और विद्यार्थियों, आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जो है पद पर रहने वाले व्यक्ति। तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू के बारे में अधिक जानकारी भी। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।